नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज कांग्रेस के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट था। आपको याद होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट 10 अगस्त को रिलीज की गई थी और 10 अगस्त से 21 अगस्त आज हो गया, यानी कि पूरे पूरे 11-12 दिन हो गए। लेकिन अभी भी जो सेबी की चीफ है माधुरी बुच, वो अपनी जगह पर हैं। सरकार ने कोई जांच का आदेश नहीं दिया है एंड एज यूजुअल उस पूरी रिपोर्ट को खंडन कर दिया गया है उस रिपोर्ट का, ये कहते हुए कि वो मैनिपुलेटिव और एक मिस्चिवस रिपोर्ट है। तो आज जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बताया कि भाई देखिए, सेबी चीफ देश की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेट है। हजारों करोड़ों जो इन्वेस्टर्स हैं जो अपना पैसा लगाते हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी इनका जो प्रोटेक्शन है वो एक अहम चीज है, लेकिन उसको लेकर सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं है। सरकार को लगता है कि इस बात की चिंता ही नहीं है कि आखिर इन छोटे इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और माधवी बुच पर भी कोई ऐसी जांच इसलिए नहीं बैठाई जा रही है, कांग्रेस का ये कहना है, क्योंकि इसमें सब खुलासा सबका हो जाएगा, चाहे वो अदानी हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे फिर सेबी की चीफ माधवी बुच। इसमें नहीं हो कांग्रेस पूरे देश में ईडी ऑफिसेस के सामने घेराव कर रही है। आज कांग्रेस ने इस बात की भी चर्चा की कि माधवी के पहले जितने भी सेबी ऑफिसर्स होते थे वो आईएएस ऑफिसर्स होते थे और माधवी बुच देखो उधर है क्या वो वाईफाई ये हमारा नेट गियर में। हाँ अरुण जी, वो आप म्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। हाँ, तो जो माधवी बुच है वो पहली लैटरल एंट्रेंट है सेबी में और इसीलिए कांग्रेस लैटरल एंट्रीज का विरोध कर रही थी। इन बातों को आज कांग्रेस ने सामने रखा है। अब कल पूरे देश में ईडी ऑफिसेस के सामने घिराव है, तो क्या अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट मोदी सरकार के ऊपर एक नया संकट होगा? आज आप देखिए पूरे दिन भारत बंद रहा और भारत बंद में जाहिर सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था एससी और एसटी कोटे पर, उस पर आज ये भारत बंद था, जिस पर कि जो मोदी सरकार के ही सहयोगी दल चिराग पासवान है एलजेपी के, तो उन्होंने भी आज भारत बंद का समर्थन दिया। तो जाहिर सी बात है कि रोज किसी न किसी चीज पर, कभी महिलाओं के बलात्कार को लेकर वो एक बड़ा इशू महाराष्ट्र में देखिए बन गया है। आज एससी एसटी का जो वर्डिक्ट था उसको लेकर आज भारत बंद रहा और अब कल ईडी का घेराव जो कांग्रेस करेगी। तो दिन ब दिन क्या अब मोदी सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या ताबूत की आखिरी कील के रूप में साबित हो सकता है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं वरिष्ठ, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लग रहा है उनके सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है। संजय कुमार सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और साथ में इनका परिचय ये भी है कि हिंडनबर्ग की जो पहली रिपोर्ट आई थी उसको ट्रांसलेट किया था संजय जी ने हिंदी में। संजय जी, आपका भी स्वागत है। दीपक कबीर हमारे साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। दीपक, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में संजय जी से शुरू करती हूँ कि संजय जी, जो ईडी के दफ्तरों का घिराव कल कांग्रेस ने सोचा है करने के लिए और उसको लेकर आज देशव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग नेताओं ने, अलग अलग प्रवक्ताओं ने की है, तो क्या कहेंगे कि अब किस तरीके का नैरेटिव कांग्रेस इस पर बनाएगी? जी संजय जी। बेसिकली ईडी का यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए और ये खुला है, सबको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई वो नहीं। तो अब जो स्थितियां हैं उसमें बहुत साफ है कि सरकार करप्शन को संरक्षण दे रही है या करप्शन के अगेंस्ट में उसको जैसे एक्टिव होना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो नहीं कर रही है। तो अब जब विरोध किया जा सकता है, इससे पहले जब तक सरकार मेजॉरिटी में थी तब तो वो सुनी नहीं रही थी किसी से, उसको किसी की चिंता ही नहीं थी, किसी को भी किसी तरह से कुचल देना था और किसी को भी किसी भी तरह से बंद कर देना था। तो अब जब सरकार थोड़ी कमजोर है और उसको चिराग पासवान और तेलुगु देशम और नीतीश कुमार जैसे लोगों का समर्थन है और उसी से चल रही है, तो कम से कम उन लोगों को अगर कन्विंस कर दिया जाए कि यह सरकार सपोर्ट करने लायक नहीं है या आप गलत पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे हो और वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लें, तो कांग्रेस का काम बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ईडी का विरोध इसलिए भी जरूरी है कि ईडी बीजेपी के एक ब्रांच की तरह काम कर रहा है, अभी तक करता रहा है। तो ईडी का विरोध करना, और अगर नहीं किया जाए तो उसका मिसयूज बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब इनको जरूरत है। अब जरा से झटके में सरकार जा सकती है, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन के लिए और कुछ है नहीं, इनके पास पॉलिटिकली
ताकत नहीं है, तो ईडी का मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस मुझे लगता है कि ईडी को पहले ही आइडेंटिफाई कर देना चाहती है कि डोंट यूज इट एज योर ब्रांच। तो वो नहीं, अगर लेकिन उसका विरोध संजय जी, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने अलग अलग कांग्रेस के नेताओं की सुनी थी, और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को कह रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चीजें और पिन पॉइंटेड तरीके से कांग्रेस द्वारा कही जानी चाहिए थी? क्योंकि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने सुनी, उसमें वो हिंडनबर्ग की भी बात कर रहे हैं, वो ईडी की भी बात कर रहे हैं, वो लैटरल एंट्री की भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज मैसेज जा रहा है लोगों में कि मुद्दा कौन सा है। कल ईडी का घेराव है और हिंडनबर्ग है, उसमें लैटरल एंट्री की भी बात आ रही है। तो जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस विरोध जता रही है, क्या वो एक कंफ्यूज सिग्नल पेश कर रहा है? ये सवाल मेरे जहन में आया था जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज देखी, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी, न पिछली बार न इस बार। और जो भी रिपोर्ट आई है वो बहुत क्लियर कट है, और उसमें इस बात भाई रिपोर्ट बेसिकली मोटे तौर पे यही बताता है ना कि जो सेबी चीफ है उनके अदानी से रिलेशन है, इसलिए वो अदानी के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। तो कांग्रेस के नेता है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। वो जेपीसी की मांग को जस्टिफाई कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि देखिए ये कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस के लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं। ये भी बात कही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर अदानी के यहाँ 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है जो पता नहीं है कि किसका है, तो सेबी का बेसिक काम था सबसे पहले उसको बिना किसी डिमांड के उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और जो जरूरी एक्शन है वो होना चाहिए था। उसमें इंक्लूडेड है कि वो पैसे उनको वापस करने के लिए कहे जाए या जब्त कर लिया जाए। आप देखिए, मतलब मोटे तौर पे मैं आम आदमी के लिए बता रहा हूं कि 1 करोड़ रुपया अगर किसी के पास गलत ढंग से कमाया गया है, तो वो अगर किसी को इधर उधर इन्वेस्ट करेगा तो डूब जाने का खतरा है। लेकिन अगर बैंक में वो मिनिमम बैलेंस 6% के एनुअल ब्याज पे अगर रख दे, तो 1 करोड़ रुपए पे उसको 50,000 रुपए महीने का ब्याज मिलेगा। 50,000 रुपया मिडिल क्लास के घर चलाने के लिए आज सफिशिएंट है, और इसी की नौकरी के लिए मारामारी है, और इसीलिए सारी परेशानी है। तो उस हिसाब से आप देखिए कि 20,000 करोड़ रुपए कितना ज्यादा है, और उसका इन्वेस्टमेंट जब शेयर बाजार में किया गया है तो उससे कितने लोग कितना पैसा कमा रहे होंगे। तो इसलिए जो इल गॉटन मनी है, अगर उसको नहीं देखा जाएगा और उसको नहीं पकड़ा जाएगा तो पूरा अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो जाएगी। और नरेंद्र मोदी यही कहते रहे कि हम शेल कंपनियों को बंद कर देंगे, करप्शन बंद कर देंगे, 2 नंबर का पैसा इल गॉटन मनी को इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और ऑल दैट। तो वो सब कहते हुए 10 साल में उन्होंने किया क्या कि एक तरफ तो लाखों सेल कंपनियां बंद करा दी, और दूसरी तरफ एक 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, एक जो दिखाई दे रहा है, जो हाईलाइटेड है, बाकी भी होंगे, तो एक 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किसका है वो नहीं पता चल रहा है। एक्सक्यूज क्या कि पता नहीं चल रहा है, हम डेड एंड पे पहुंच गए वगैरह वगैरह। लेकिन ये कोई एक्शन नहीं है। एक्शन तो ये होता है कि उस पर कुछ किया जाता। अगर डेड एंड पे पहुंच गए, पता नहीं चल रहा है, तो उसके आगे क्या डेड एंड पे पहुंच जाने पे अलाउड है कि आप उसको उसके पास रहने देंगे? जाहिर है नहीं होगा। तो अगर वो अलाउड नहीं है तो वो एक्शन नहीं लिया गया। अब इसमें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या कह रहा है। सेबी चीफ को ऐसे ही उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, या उस इन्वेस्टमेंट के लिए पता करना चाहिए था, या नहीं पता चला तो आगे के स्टेप लेने चाहिए, जो 2-3 साल हो गए उन्होंने नहीं लिए हैं। तो इतना सेबी चीफ की गलती इतना काफी है। और ये उन्होंने इसीलिए नहीं किया कि उनपे ये प्रेशर नहीं था कि वो पता करें, या उनसे कहा गया था कि आप पता मत करो, उसकी जरूरत नहीं है। तो दोनों कंडीशन में सेबी चीफ ने अपना काम नहीं किया है, और अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया है तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, या उनको इसीलिए वहां बिठाया गया है, या उनसे कहा गया है कि एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो सारी स्थिति में मामला पॉइंट जा रहा है वही पीएमओ की तरफ या सरकार की तरफ। तो इसलिए कांग्रेस का विरोध करना जरूरी है। और कांग्रेस को विरोध करके, और इतने सारे मुद्दे हैं कि नेचुरली कोई भी घबरा कंफ्यूज करेगा। तो कोई कंफ्यूज कर रहा है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि बहुत सारे इशू हैं, बहुत क्लियर है कि करप्शन हुआ है, गड़बड़ियां हुई है, जिन पे एक्शन नहीं हुआ है। तो वो छोटी सी बात है, उसको कंफ्यूज कर दिया जा रहा है कि हिंडनबर्ग खुद ही ऐसी एजेंसी है, हिंडनबर्ग ने ये कहा जो झूठ है। मतलब ही नहीं है झूठ। आप सीधा एक पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन है, उसका जवाब दो और उस पर एक्शन करो।
वो एक्शन नहीं कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब मैं अरुण जी के पास आती हूँ कि अरुण जी, जो ये पूरा मुद्दा है, अब हिंडनबर्ग की जो पहली रिपोर्ट आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उसके द्वारा जो भी जांच हुई, कुछ कहीं चीजें पहुंची नहीं। अब दूसरी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, आपको क्या लग रहा है कि ये भी अब ठंडे बस्ते में जा रही है? विपक्ष इसी तरह से विरोध करता रहेगा, जैसे कि कांग्रेस ने कल देशव्यापी प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। कल पूरे देश में वो लोग ईडी के ऑफिस का घेराव करेंगे। इससे अंत में क्या होगा? ठीक है, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, लेकिन आपको लगता है कि माधवी बुच रिजाइन करेंगी, या फिर मोदी जी के जो एलाइज हैं उन पर ये प्रेशर आएगा कि वो कहेंगे कि नहीं भाई सेबी चीफ आप रिजाइन करो? क्या इस तरीके की कोई स्थिति आपको बनती हुई नजर आ रही है? सर अनम्यूट कर लीजिएगा, अरुण जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, पहले जो आपने सही बात कही कि ये लोग एकदम कंफ्यूज्ड हैं और कोई भी जो इशू है उसको वो ठीक से रख नहीं रहा है, ना उनको समझ है। तो जब वो खुद नहीं समझाएंगे तो दूसरे को क्या समझाएंगे? पहली बात, आप आइए, हिंडनबर्ग के बारे में ये इतना शोर करते हैं तो आपको बता दूं कि एक सेबी का एमओयू जो है अमेरिका में साइन हुआ है वहां के रेगुलेटर के साथ। तो अगर उनको शॉर्ट सेल या कोई चीज की शिकायत है तो उनको वो शिकायत अमेरिका में करनी चाहिए और वो एक्शन लेगा। हम आपको तमाम केसेस बता सकते हैं जहां की अमेरिका वाले लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं और यहाँ पे वो शिकायत करते हैं और उस पर एक्शन होता है। दूसरी बात, हिंडनबर्ग पर जब भी होता है तो शॉर्ट सेलर है, तो हमें जरा माधवी बुच और लोग बता दें ये झुनझुनवाला, मधु केला, ये जितने लोग यहाँ मार्केट में हैं और वो शेयर खरीद के जहां बाजार में न्यूज आती है कि फलाने ने ये शेयर खरीदा और उस दिन वो 15% 20% बढ़ जाता है, तो जब बढ़ता है तब तो आप एक्शन लेते नहीं हो, है ना? तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात, मैं आपको आज खुलासा कर रहा हूं कि मैंने आज चिट्ठी लिखी है जो मेरे हाथ में है। किसको चिट्ठी लिखी है? जो इन लोगों को लिखनी चाहिए थी, हमने लिखी है ब्लैकस्टोन को। और क्या उसके अंदर में लिखा है मैं आपको हिंदी में पढ़ देता हूं कि आपने सेबी चेयरमैन के हस्बैंड को अपॉइंट किया सीनियर एडवाइजर के रूप में। आप उनको जो है ये एक सस्पिशन उठाता है कि आप लॉबिंग और इलीगल ग्रेटिफिकेशन आपने करा है। इनका अपॉइंटमेंट जब पहला इशू हुआ ब्लैकस्टोन का, जो कि इनका एक एग्रीमेंट था, मैं अभी वो कंपनी नहीं याद आ रही है, उसके ठीक 1 महीने बाद इन्होंने अलॉट किया, इन्होंने उसका अपॉइंटमेंट किया। अब हमने उसमें कहा कि ये प्रिजम्पशन रेज होता है तो ये आपके हित में है, वो धावल बुच के हित में है और इन्वेस्टर के हित में है कि आप डिस्क्लोज करें क्या क्या करें, कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इनका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन था, कौन कौन क्लाइंट को इनसे बेनिफिट मिला, कितने इसके एम्यूलमेंट थे, कितने घंटे इन्होंने दिए। अब सवाल उठता है कि हमने पूरा वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी हैं उसमें भी सर्च किया तो हमें नहीं मिला, लेकिन एक जगह ये मिला कि सीनियर एडवाइजर की जो मिनिमम सैलरी है वो $2.5 लाख है। ये 5 साल से अपॉइंटमेंट हुआ है, तो करीब करीब इनको जो है 1 मिलियन से करीब 1.2 मिलियन डॉलर इनको मिले, वो मतलब हुआ 10 करोड़। तो क्या ये पॉलिसी चेंज, ये सब बातें आपको ना कांग्रेस बता रही है ना कोई बता रहा है, कोई काम नहीं करना चाहता और वो चले हैं ये करने। तो एक शार्पली आप बताइए ना कि खाली दर्शकों की क्लैरिटी के लिए जो आपने महत्वपूर्ण पॉइंट्स रेज किए हैं, आपने सबसे पहले ये कहा कि सेबी और अमेरिका का जो रेगुलेटर है, मार्केट रेगुलेटर है, उसके बीच में एमओयू है। तो अगर विपक्ष चाहे तो अमेरिका के रेगुलेटर को लिख सकता है और उन्होंने कह सकता है कि भाई आप जांच करिए, अगर ये लोग ये कह रहे हैं ये माधवी भुज का काम था, जो उन्होंने कहा कि आपने शॉर्ट सेलर किया, इसका जवाब दीजिए। तो उसके बाद उसने उसको एक तमाचा मारा कि तू बता पहले कि तुमने क्या किया। आप समझ रहे हैं? तो उनको जो है बर्रे के हाथ में, एक तो गलत कर रहे हो, चोरी पर सीना चोरी। देखिए क्या चीज है अडानी में सबसे गड़बड़ और कहां सेबी को पकड़ना है, ये सबको मालूम है पूरे मार्केट को कि प्राइस मैनिपुलेशन है और इनके शेयर के दाम
उसी तरह के कंपनियों से 20 गुना ज्यादा है। ये अंधे हैं कि इनको नहीं दिख रहा था, और सब कंपनी के तो पीछे ये पड़ जाते हैं। तो 20 गुना इसका दाम कैसे हुआ? दिस इज द इशू। और ये 20 गुना होने का मतलब कि इनका वेल्थ 20 गुना हो गया, और ये छोटी छोटी चीजों पर नोटिस दे रहे हैं। तो आपके ये जो इतने बड़े कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर थे वो कहाँ चले गए? आप कर क्या रहे थे? इसका मतलब ये है कि सेबी ने इनके प्राइस मैनिपुलेशन को पिछले 10 साल से ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप क्यों समझिए, जब आप इशू ही नहीं लाएंगे। क्या कारण है कि ये जितने फंड मैनेजर्स हैं, आज कम से कम हिंदुस्तान में 500 फंड मैनेजर हैं, कोई भी आदमी जो है सेबी के जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। और इतना ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ है अडानी के शेयर में, आप फंड का नाम उठा के देखिए, कोई अडानी के शेयर में पैसा नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि ये मालूम है कि ये मैनिपुलेटेड प्राइस है। हम इसको कागज पे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमने इसमें निवेशकों का, म्यूचुअल फंड का हमने पैसा क्यों डाला। अब ये सब चीजें लोगों को पूछनी चाहिए, प्राइस मैनिपुलेशन। अब इसमें सेबी कैसे मिली हुई है, बुच का कैसे अपॉइंटमेंट हुआ, जब वो हस्बैंड एक ऐसे आदमी को जानते थे जो कि उनके अडानी एंटरप्राइजेज में डायरेक्टर था, तो ये बताना चाहिए ना कि वो और कितने अडानी के लोगों को जानते थे, एक को तो नहीं जानते थे। तो जब तक आप फोकस नहीं करेंगे अपना अटैक, अभी जैसे हमने चिट्ठी लिखी, ये तो वो भी लिख सकते थे, ये भी पूछ सकते थे कि उनकी क्या सैलरी है। आज आपका कांग्रेस भी ये चिट्ठी लिख सकती थी और पूछ सकती थी, कोई भी लिख सकता था। कांग्रेस क्या, कोई भी लिख सकता था। और हमने ये भी कहा है कि वहां पे देखिए, हिंदुस्तान की तरह वहां लपडप नहीं है। यहाँ पे आज तक एक इन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि हम आईआईएम में पढ़े हैं, हमारे हस्बैंड आईआईटी में पढ़े हैं, तो आप हम पर कैसे आरोप लगा सकते हैं। तो हमने उसको जवाब दिया, वो भी मेरे पास है, कि आप कहीं भी पढ़े हों इसका मतलब तो ये गारंटी नहीं है कि आप गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। वहां आप यहाँ पे जेल नहीं डालते। वहां पे एक आदमी थे राजरत्नम, वो वाटून स्कूल से पढ़े हुए थे। एक और थे, उनका नाम मैं अभी बताता हूँ, उनको भी वो पढ़े हुए थे, आईआईटी के रैंक होल्डर थे, है ना। वो हार्वर्ड से पढ़े हुए थे, रजत गुप्ता। उन लोगों को इनसाइडर ट्रेनिंग में 2 साल और 15 साल की जेल हुई। तो यहाँ का तो लॉ है ही नहीं। तो जो पढ़ाई लिखाई से तो ये नहीं हो गया ना कि आप वो एकदम साफ हैं। फिर झूठ बोल रहे हैं कि हमारे हस्बैंड का अपॉइंटमेंट मेरे चेयरमैन होने के पहले हुआ था। उस समय आप क्या थे? मेंबर थे। और आप जैसे इलेक्शन कमीशन का मेंबर होता है या इंफॉर्मेशन कमीशन का मेंबर होता है, तो ये सब करीब करीब बराबरी उनका हक रहता है, वो बोर्ड का वो है। तो आप ये छुपा रहे हैं कि आप उसके 1 साल 1.5 साल पहले ऑलरेडी सेबी में आ गए ना। और उसके बाद जब वो एम्बेसी का ये क्या कहते हैं, ब्लैकस्टोन का फंड था, उसकी जब अप्रूवल मिली तो 1 महीने के बाद इनके जो है हस्बैंड का अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो यह एक लीगल घूस देने का तरीका है। इसको लीगल, जो आपने कहा कि ये एडवाइजर है, तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अमेरिका में एक है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, हिंदुस्तान ने उसको बड़ी रिलक्टेंटली उसमें दस्तखत किया। अमेरिका में बहुत पहले से दस्तखत, मतलब कि एक फॉरेन कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी किसी भी फॉरेन कंपनी में या वहां के कहीं भी घूस नहीं दे सकती है। तो क्या ये जेन्युइन लॉबिंग के लिए आपने पैसा दिया या आपने इनडायरेक्टली लीगल ग्रेटिफिकेशन किया? तो ये सारी जो बातें हैं जो इन लोगों को उठानी चाहिए। और कब से ये प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है वो लिंक तो कर नहीं रहे हैं। उनको ये भी बताना चाहिए कि ईडी का क्यों घेराव कर रहे हैं, क्योंकि ईडी ने ही के थ्रू जो ये गया था कि ये देखिए ये पैसा जो है वो डीआरआई के थ्रू गया था, सेबी को बताया गया था कि ये पैसा जो है ओवर इनवॉइसिंग का बाहर लेके ये अंदर में लाके फिर उसका प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सेबी की ऑफिस हर जगह नहीं है, ईडी की ऑफिस हर जगह है। तो ईडी ने भी
अडानी के सारे घपले को और उसमें नहीं इन्वेस्टिगेट करने में उनका बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए वो ईडी का घेराव कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि हम इसमें क्या ऑफेंस है, कैसे हो रहा है। खाली अडानी और ये करने से नहीं होगा। और ये इतने बुरे तरह से ये जो सेबी में पिछले 10 साल से जो मैटर दबाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा मसला है। अब जैसे उन्होंने कानून ही बदल दिए कि हम पूछेंगे ही नहीं कि हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। जब इनके पास सीडी गई तो वो सीडी का वो जो है वो यूके सिन्हा कहता है कि हमको याद नहीं है। अरे तुमको 3,000 करोड़ का तो उसको याद नहीं है, तो सेबी में रिकॉर्ड में आया कि नहीं, डाक में चढ़ी कि नहीं, उसको किसने दिया। तो ये सब चीजें, और उसका क्या हुआ। वो उपेंद्र सिन्हा का अपॉइंटमेंट जो है हमने तो चैलेंज किया ही था। उसके अलावा जो है लिंडो साहब और रिबेरो साहब ने उसका अपॉइंटमेंट चैलेंज किया था, और गलत से वो गलत जजों के यहाँ चला गया जिनके ऊपर एक कंप्लेंट थी प्रेसिडेंट के यहाँ पेंडिंग, और वही प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी थी जिसने ये सारा घपला किया। तो और ये भी ऐसे ही आदमी थे जैसे ये हैं कि 80-100 करोड़ का है और चले आए सेबी में 35 लाख की नौकरी करने, बहुत बड़े देशभक्त हैं। वैसे ही वो भी सिन्हा साहब थे, 3-4 करोड़ की सैलरी थी और 35 लाख की उसमें हाउसिंग वगैरह सब इंक्लूडेड, नौकरी करने आए सेबी। तो उनके समय में जितना घपला हुआ, और इंक्लूडिंग अडानी और अंबानी और ये अभी जो इनके सक्सेसर हैं, तो इसका ये मतलब है कि सेबी जो है हैंड इन लीग थी। और सबसे बड़ी बात कि सेबी का ओवरसाइट किसी के पास नहीं है। आप सेबी की शिकायत, ये लोग इसी का ही फायदा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उठाते हैं, क्योंकि एक सबसे ओवरसाइट का मतलब है कि आप सीबीसी में इनकी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो रेगुलेटर है। आप सीबीआई में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको नोटिफाई नहीं किया। एक सेक्शन 8 होता है जिसके अंदर में वो नोटिफाई किया जाता है, वहां भी आपने इनको नहीं किया, हरी झंडी दे दी। सीएजी इनके अकाउंट्स को नहीं देखता है, ये किसी को जेल नहीं भेजते हैं। तो ये किसके लिए, किसको अकाउंटेबल हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले मिले हुए हैं जो वहां पे हैं, ऐसा अपॉइंटमेंट ही करते हैं। शी वॉज नॉट अ फिट केस टू बी अपॉइंटेड। इससे कहीं कहीं मैं 2 बातें कहूंगा कि पब्लिक सेक्टर में तो इनसे ज्यादा क्वालिफाइड या लोग थे ही जिनको ओवरलुक किया, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में भी देखेंगे तो इनसे कहीं ज्यादा लोग क्वालिफाइड थे। और जो आदमी 10 करोड़ रुपया कमा, जिसकी नेट वैल्यू 80 करोड़ है, जो 3-4-5 करोड़ रुपया साल का कमा रहा है, वो क्यों आ रहा है यहाँ नौकरी करने? यही सबको आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए इसमें, और आपने जो पॉइंट्स भी बताए उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय विपक्ष भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि इन इश्यूज को कैसे उठाया जाए, कैसे और फोकस किया जाए, क्योंकि जो बातें आपने बताई हैं नेक्सस तो साफ नजर आ रहा है और माधवी बुच को बचाने की कवायद है वो भी साफ नजर आ रही है। लेकिन अब मैं दीपक से आती हूँ, फिर दूसरे राउंड पर आऊंगी सबके पास। दीपक, जो कल देश भर में कांग्रेस ईडी का घेराव कर रही है, उससे कांग्रेस क्या हासिल करेगी और किस तरीके का प्रेशर बीजेपी पर बनेगा? आपको लगता है कि इस पर क्या हासिल करेगी? बेसिकली ये एट द एंड ऑफ द डे कल देश जो घेराव है उससे क्या हासिल होगा? जी, कांग्रेस का काम है प्रदर्शन। देखिए, प्रदर्शन से हल निकले या ना निकले, कांग्रेस को पहली बात तो कांग्रेस को अपने दम पे प्रदर्शन करने की बजाय इसे ज्वाइंट विपक्ष का लेना चाहिए। मुझे लगता है इसे इंडिया ब्लॉक का लेना चाहिए। और ये मतलब ये सेबी का मसला है, ये बंगाल से लेकर तमिलनाडु और केरला सबसे कनेक्ट होता है। तो पहली बात तो कोशिश ये करनी चाहिए। दूसरी बात, ये आर्थिक मसले बड़े पेचीदा हैं, जनता से सीधे जुड़े होते हैं, पर जनता सबसे बाद में इन्हें समझ पाती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस या विपक्ष प्रदर्शन ईडी पे करेगा, लेकिन उसका काम है कि जनता तक पहुंचा पाए कि हम क्यों कर रहे हैं, हुआ क्या है। और ये थोड़ा टफ मसला है। ये टफ मसला 2-3 जगह से है, जिसको मुझे लगता है कि ये देखिए, ना चैनल पहुंचाएंगे, ना सरकार पहुंचाएगी, ना ईडी पहुंचाएगी, ना सरकार जागेगी कि कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि सरकार शामिल है। तो पहुंचाए कैसे?
और ये पहुंचाना बड़े बड़े एक्सपर्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि ये टेक्निकल वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करें। तो ये कम्युनिकेशन का खेल है। विपक्ष अगर पहुंचा पाता है जनता तक तो जनता भड़क सकती है, जनता जागेगी कि हमारा हक मारा जा रहा है, और वरना जनता कहेगी यार इतनी पेचीदा बातें हमारी समझ में नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आप देखिए आपको ऐसे देखना चाहिए कि ये शॉर्ट सेलिंग का जो भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि ये एजेंसी गड़बड़ है, इसका काम है डिस्प्यूट पैदा करके शॉर्ट सेलिंग करके उसे अपने फायदे में इस्तेमाल करना। ठीक है, मान लीजिए दो चोर हैं और दो चोर एक इलाके में मिलकर आपस में लड़ने लगते हैं पब्लिकली, तो पब्लिकली लड़ने में उनकी लड़ाई की वजह से जो एक दूसरे की पोल खुलती है, उससे क्या आप ये कह दोगे कि नहीं नहीं ये तो चोर है, इनकी बात पे क्या यकीन करें? या उससे आप ये तो पुलिस भी निकलवाती है कि दो चोरों से अलग अलग पूछताछ करके निकलवाती है कि किसने क्या छुपा रखा था। जब झगड़े होते हैं तभी तो निकल के आता है कि असली खेल क्या है। हिंडनबर्ग ना होता तो आप निकाल पाते ये सारी चीजें। आप बुश का कनेक्शन, उसका पति और उनके पति के दोस्त और वो कैसे आए ये निकाल पाते? ये तो उसने निकाला है ना। तो ये मान लीजिए चोर है, तो दो चोरों के झगड़े को से आपको आपके देश का जो नुकसान हो रहा है वो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? सिंपल सा तर्क है। दूसरा बात, मोदी जी कांग्रेस के जी एक मिनट मैं बोलूं। देखिए, तमाम मर्चेंट बैंकर्स लोग हैं जो कि रिपोर्ट देते हैं और छापते हैं और सर्कुलेट करते हैं कि ये शेयर को क्यों खरीदा जाए, तो उसमें उस शेयर की वो तारीफ करते हैं, तो उसको तो कभी कोई रोकता नहीं है। एक नहीं कितने हैं, गोल्डमैन सैक्स, सबका यही काम है। तो अगर कोई आदमी कह रहा है कि ये शेयर की ये हुनर है, ये अच्छाइयां हैं तो इसको खरीदिए, तो अगर दूसरा आदमी कह रहा है कि ये शेयर में ये घपला है और जो लोग रिपोर्ट देते हैं वो भी शेयर खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। तो चूंकि वो बुराइयां निकाल के वही काम कर रहा है जो आप अच्छाई करके वो निकाल रहे हैं, तो ये चोर की कैटेगरी में नहीं आएगा। जी, अब आप नहीं, मेरा कहना चोर की कैटेगरी में नहीं कि सरकार, देखिए सरकार तो पार्ट नहीं है ना। सरकार की जानकारी में उनका जो कहना है हिंडनबर्ग को लेकर, उनका जो कहना है, तो अगर सरकार, हिंडनबर्ग गलत भी है लेकिन अगर उसके थ्रू कोई इंफॉर्मेशन आ गई है तो वो जांच होगी कि नहीं होगी, पहली सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज है कि मोदी सरकार राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव नहीं जीती। अगर 2013 में राम मंदिर की बात करते, ये गाय की बात करते, तो शायद चुनाव भी ना जीतते। सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार और काला धन लाएंगे, टैक्सेस माफ हो जाएंगे, जिसके चक्कर में भ्रष्टाचार बहुत हुआ। यही 2-3 मुद्दे थे केवल, सबसे ज्यादा मुद्दे, और इन्हीं पर सरकार ने सबसे ज्यादा मतलब कदम मोड़े हैं, सबसे ज्यादा चोरी करी है और भागी है। तो अगर जो है ये सारा का सारा जो है ब्लैक मनी का खेल है, मैनिपुलेट करना है, शेयर को हाई प्राइस में कन्वर्ट करना है, अपनी फाइनेंस कैपिटल को झूठा दिखाना है और सरकार के समर्थन से अपनी ताकत को बढ़ाते जाना है। ये जितना भी खेल है, ये जिस लेवल पे हो रहा है, पहले तो होता था कि लाख और हजार के और करोड़ के घोटाले होते थे कि भाई 40 लाख का घोटाला हो गया, 80 लाख का हो गया, 3 करोड़ का हो गया, 10 करोड़ का घोटाला हो गया, समझ में आता था। अब ये 1000 लाख करोड़ ये काउंट ही नहीं हो पाते, ये आपके दिमाग में प्रिंट नहीं होते कि एक्चुअली मनी क्या है। कई लोग लिख नहीं पाएंगे, एक्सपर्ट मिडिल क्लास नहीं लिख पाएगा कि 1000 लाख करोड़ होता क्या है। 30 लाख करोड़, 20 लाख हजार, 20,000 लाख करोड़, ऐसे फिगर आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय, और ये बिल्कुल क्लियर है, विपक्ष को तो अगर सावधानी दिखानी चाहिए, आप सबसे राय लेकर 5 मिनट की एक सरल एनिमेटेड फिल्म बनानी चाहिए उसे, और एनिमेटेड फिल्म में दिखाना चाहिए ये नेहा बुच है, इस तारीख को आती हैं, इनके पति यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पति का ये दोस्त है, ये अडानी है, ये मोदी जी हैं, ये कनेक्शन है, ये रुपए है, इस रुपए में इतना काम हो सकता है, इस रुपए में इतने स्कूल खुल सकते हैं, इस रुपए में इतने अस्पताल खुल सकते हैं, ये रुपया चला गया वहां पर, अब इसको कौन लाएगा। मुझे लगता है कि ये मतलब ये कम्युनिकेशन का खेल है। मोदी सरकार की ताकत कम्युनिकेशन रही है, विपक्ष को अपनी ताकत कम्युनिकेशन को बनाना पड़ेगा। उसको ये पूरा दांव पेच सरलतम तरीके से, जादुई तरीके से, मजेदार तरीके से जनता को पहुंचा दें, वो यही कर सकते हैं। सजा नहीं दिलवा पाएंगे,
क्योंकि मोदी सरकार इसमें शामिल है, ईडी शामिल है, सब लोग बिल्कुल एकजुट है, अडानी शामिल है। लेकिन अगर जनता के अंदर चर्चा है, मिडिल क्लास का पैसा जा रहा है, लोगों का पैसा जा रहा है, लोग परेशान होंगे, तो जब एक वर्ग मिडिल क्लास तक केवल पहुंचा दे इस बात को, वो नीचे तक पहुंच जाएगी। ये विपक्ष के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि काला धन और आर्थिक घोटालों के इस पूरे रैकेट को किसी भी तरीके से जनता तक पहुंचा सके, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कम्युनिकेट कांग्रेस कर रही है आज, मुझे कहने में इस चीज को लेकर कोई संकोच नहीं है कि जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया और कई लोगों ने किया, मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आज दिन में पढ़ने की, समझने की, सुनने की कोशिश की, और मुझे यही लगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर कि फोकस कहीं ना कहीं लैग कर रहा था कांग्रेस के उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। या तो वो चीजों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, या तो वो कई चीजों को एक साथ लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, और जैसा कि दीपक ने कहा कि भाई विरोध प्रदर्शन तो करना ही होगा, वरना दबाव सरकार पर कैसे बनेगा। अब मैं अपने दूसरे राउंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए एक एक करके सबके पास आऊंगी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि समय कम रहेगा। संजय जी, आपके पास आती हूँ। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में विपक्ष इतना दबाव बना पाएगा कि सेबी चीफ रिजाइन करेंगी? क्योंकि हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट के बाद आइए देखिए कुछ भी नहीं, इसमें नहीं हुआ, लेकिन अब इस बार का जनादेश बदला हुआ है, तो क्या चीजें वाकई में बदल सकती है? नहीं, दबाव बनाने का नहीं, दबाव ऑलरेडी है, मैंने सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, तो उसके बाद उनको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए था या हटा देना चाहिए था। तो अगर नहीं हटाया तो अब दबाव बनाने के लिए, जैसे कबीर जी ने कहा, जैसे अरुण जी ने कहा कि ये करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी एक्सपर्ट की टीम हायर की जा सकती है और एक्सपर्ट की टीम लगा करके कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो सब किया जाता है, लेकिन सबके लिए पैसा चाहिए, और पैसे का हम लोग जानते हैं कि कैसे कांग्रेस को टाइट किया गया, उसका अकाउंट ही फ्रीज है। तो बीजेपी से लड़ाई लड़ने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, और बीजेपी ने जैसे डैमेज किया है अपने ओपोनेंट्स को, उसमें सामने टिकना मुश्किल है। तो अगर कांग्रेस इतना भी कर पा रही है तो मुझे लगता है कि वो भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए और वो क्या कर रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो करना चाहिए वो तो तभी पॉसिबल होगा जब उसके पास पैसे होते, तो पहले पैसे नहीं है तो जो चीजें हैं, और जाहिर है कोई भी एक्सपर्ट, और दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो चीज है कि वो किसी भी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकती है, किसी भी चीज को देशभक्ति से जोड़ सकती है, और सुबह कुछ बोले और शाम को कुछ बोले। मतलब अभी लेटरल एंट्री पे अश्विनी वैष्णव ने क्या किया, सुबह उसकी तारीफ की, अपने कानून मंत्री ने क्या किया, सब लोगों ने किया, सुबह उसकी तारीफ की और शाम को उसको वापस लेने की तारीफ करने लगे। तो ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे आपको? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं या कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए। दोनों, मैंने कांग्रेस में ऐसे लोग भी नहीं है, और अगर वो लोग हैं तो वैसे करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा। तो अगर लोग ऐसे नहीं हैं तो उसको कैसे किया जाए? अब कह दिया कि अमेरिका से ही पार्लियामेंट का सेशन जब चल रहा होता है तब अटैक कराते हैं, बिल्कुल कोई भी करेगा। जब अटैक कोई करेगा तो तभी करेगा जब इफेक्टिव होगा। अब वो अमेरिका से हो रहा है तो आप अमेरिका के खिलाफ, आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो होता ही है, वही रहेगा जो सबसे मजबूत है। तो आप ये कहने, अपने समय में आप वही करते थे और अपने समय में कहने लगे वो अमेरिका से हो रहा है पार्लियामेंट सेशन के, खुद पार्लियामेंट सेशन के समय क्या करते थे। तो अब ये तो पब्लिक को समझना है, और पब्लिक अगर वैसी है नहीं समझ रही है तो कांग्रेस क्या क्या करे, और वो भी क्या क्या करे जब उसके पास पैसे ही नहीं है, और उसके सारे सपोर्टर्स को या जो लोग उसके लिए काम कर सकते थे उनको पहले से परेशान किया जा चुका है, डराया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ईडी को टारगेट करने का पॉइंट ही यही है कि ईडी बीजेपी के ये ब्रांच की तरह काम कर रही है, उसको दिखाया जाए, और शायद वो जनता में पहुंचे तो उसका असर हो, जो मिनिमम था और कम से कम पैसे में किया जा सकता है, कम से कम खर्चे में किया जा सकता है, कम से कम रिस्क लेकर किया जा सकता है। आप देश भर में एक प्रदर्शन आयोजित कर दो, पीट के सबको दुरुस्त कर देगा, अगले प्रदर्शन में कोई आएगा नहीं। तो ये भी तो सोचना है कांग्रेस को, मुझे लगता है। मतलब मैं कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन कांग्रेस भी क्या करे, जो स्थितियां हैं उसके मुकाबले जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो सबसे सस्ते में होगा, वही करना है। वो उसने चुना है, वो उसका डिसीजन है, गलत हो सकता है, मतलब मैं उस पर बहुत ज्यादा वो नहीं करता, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसका दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा वो कर सकता था। अब मैं अरुण जी के पास आती हूँ। तो पिन पॉइंटेड अगर 2 या 3 चीजें इस समय का कांग्रेस या विपक्ष जिसकी भी हम बात करें कि उसको करना चाहिए इस मैटर को एड्रेस करने के लिए, वो 3 चीजें क्या होनी चाहिए 1 2 3 पॉइंट्स में संक्षेप में? सबसे पहले है कि एक सीडी बनाने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता है। अगर इनको ऐसे लोग आवे
जिनको की डोमेन का नॉलेज है और उसको सिंप्लीफाई करके बता पावे। मैं कोर्ट में भी जाता हूँ, आर्ग्यू करता हूँ, तो मेरी एक आदत है कि इतना सिंपल कर दो कि किसी भी आदमी को वो बात समझ में आ जाए, और जब तक वो ना हो तब तक उसको बोलो मत कि एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड। ये जो है वो लोग नहीं कर रहे हैं और खाली अडानी अडानी कर रहे हैं, उससे ये नहीं होगा। आज जैसे मैंने कहा कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है, वहाँ का ये है, तो वो सब चीजें अगर आप जनता को नहीं समझाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये पुराना जमाना नहीं रहा कि जनता को लिख लोड़ा पड़ पत्थर है। आज 10 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं, मतलब 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं जो रोज शेयर बाजार में ही रहते हैं, जिनकी, और उसमें 10 करोड़ में आप मानिए कि 3-4 करोड़ ऐसे हैं जिनकी की रोजी रोटी शेयर बाजार से चलती है और कुछ नहीं करते हैं। तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन अगर आप उनका ध्यान दर्शन करेंगे कि देखिए, और वो भी विक्टिम है मैनिपुलेशन के। आपको एक और मैं बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा बताऊंगा जो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, जो कि हमको लिख के इन लोगों ने दिया सेबी को, और मुझको 5 साल लगे उनसे लिख के लेने में। वो आंकड़ा ये है कि इन्होंने 30 साल में, जब से ये सेबी आई है 30 साल से ऊपर हो गई, खाली एक केस में जो निवेशक हैं उनका पैसा वापस करा। नहीं तो इतने दिन में कब, जिसको हम लोग कहते हैं कि आप उनका डिस्गॉर्ज करिए प्रॉफिट जो उन्होंने गलत कमाया, और जिनका लॉस हुआ उसको दीजिए। ये तमाम जगह होता है, इनके यहाँ आज तक नहीं हुआ। और दूसरा, इन्होंने ये लिख के दिया कि आज तक कोई जेल नहीं गया, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, सारा तो कागज इनके पास है। अगर मान ले हमको किसी ने चीट किया, फ्रॉड किया, तो हम उसको कैसे जाके क्रिमिनल लॉ में पकड़ेंगे? हमारे पास तो कोई एविडेंस है नहीं। तो ये क्या करते हैं, वो सारा एविडेंस अपने पास रखते हैं, कभी देते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही किया। तो ये सारी चीजें जो पूरी सेबी में रिफॉर्म होना है, जो इनकी दादागिरी चल रही है, जो वहां पर बैठ के पैसे कमा रहे हैं, आज तक 30 साल में एक भी सेबी का ऑफिशियल जेल नहीं गया। ईडी में भ्रष्ट लोग पकड़ाए, सीबीआई में भ्रष्ट लोग पकड़ाए। तो क्या हिंदुस्तान का एक यही ऑर्गेनाइजेशन है कि एकदम ईमानदार है? आप बात समझिए, इनको नहीं आता है, हमको ये बोले, मैं इनके लिए जाके जो है मैं इनको पूरी मदद करके इनकी मैं सीडी बनवा देता हूं, ऐसी कि ये पूरे देश में समझ में आवेगा। होता क्या है कि कांग्रेस में जो लोग हैं इतनी एरोगेंस है कि वो किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, और ये इनका बराबर डाउनफॉल होता है। और यही है भाजपा में, अच्छा तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो ये जो ओपननेस नहीं है इनकी, और मैं दावे से कहता हूं कि हमने जो एक जिंदगी लगा दी है सेबी से लड़ने में, और जितना हमें इनके कानून और घपले के बारे में मालूम है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। जी आगे बढ़िए। ठीक है दीपक, अब अंत में क्या कहेंगे कि इस समय विपक्ष को जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मामला उठाना चाहिए नहीं उठा पा रहा है, क्या कारण है? वो सब समझ में आ रहा है, भाई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, टेक्निकल इशू है और कई चीजों की जानकारी का अभाव भी हो जाता है। अब अंत में क्या कहेंगे? कांग्रेस ने एक बड़ा कैंपेन खड़ा कर दिया कल पूरे देश में। जी बहुत सिंपल सा मेरा सुझाव है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में या वीपी सिंह के समय में जो हुआ था या बाद में घोटाले थे या नहीं थे, उसको इतना बवंडर मचा दिया था कि सरकार गिर गई। यहाँ पर जो है वो बहुत, और उस समय जनता इतनी परेशान भी नहीं थी कि घोटालों से तबाह हो रही हो। इस समय जनता आर्थिक रूप से परेशान है, टूटी है, उसके ऊपर टैक्स की भयानक मार है। मतलब लोग, मिडिल क्लास तड़प रहा है, रोने लगा है कि ये सब क्या बवाल चल रहा है। और उस बदहाल स्थिति में अगर एक तरफ उससे कई गुना ज्यादा चोरियां हो रही होंगी जो सामने नहीं आती हैं, तो जनता बिलबिला रही, मतलब रिएक्ट करेगी। इतना सा काम करना है, चिंगारी लगानी है, बारूद तैयार है। ये बारूद है, अगर वॉलेंटियर कर देंगे, वॉलेंटियर नहीं है तो भी 30,000 50,000 रुपए में अच्छी तरीके से एनिमेटेड बनाने वाले 3 मिनट 4 मिनट की फिल्म बना देंगे। और सीडी नहीं अग्रवाल साहब,
वो एनिमेटेड फिल्म आप केवल सर्कुलेट कर दो। अभी अग्रवाल साहब ने बताया कि 10 करोड़ लोग डायरेक्ट शेयर से जुड़े हुए हैं। मैं तो कहता हूं गुजरात की आबादी 6 करोड़ है, 7 करोड़ है, तो 6 करोड़ के 6 करोड़ तो हैं ही शेयर मार्केट में उनके, बाकी देश छोड़ दीजिए आप। लेकिन 10-15 करोड़ रुपए डायरेक्ट शेयर मार्केट और ये फंड मैनेजर और इन सब में जुड़ चुके हैं अब तक, और वो सबके 10-10 लोगों 20-20 लोग क्लाइंट होते हैं, संभालते हैं। तो आपको केवल वो फिल्म व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, अपने उस पे सर्कुलेट कर देनी है, और उसके बाद की जानकारी की अगली किस्त में जनता पागल हो जाएगी पढ़ने समझने में, अपना ज्ञान फिर फैलाने में इनकी हालत खराब हो जाएगी। 50,000 रुपए में 2 दिन के अंदर बना देगा। अग्रवाल साहब जैसे 2-3 लोगों को बैठा के लिस्टिंग कर लें, उसको कैसे एनिमेशन में बदलना है, कैसे मजेदार तरीके से दिखाना है, इसमें क्या दिक्कत है? ये खेल है। अगर आज आप इसको नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, आप प्रदर्शन करेंगे, कोई छापेगा नहीं, आप अपने सोशल मीडिया पे फोटो डाल देंगे कि नेताजी हम प्रदर्शन कर रहा है, खत्म हो गया। रोज होते हैं। ये जनता के अंदर कुलबुलाहट पैदा होनी चाहिए कि हमारी जेब का पैसा देखो कहां जा रहा है। वो देखो नेहा बुश का पति बैठा था, हमें पता नहीं था। ये जनता गॉसिप भी इंजॉय करती है और साजिश भी इंजॉय करती है, उसको पता तो चलते दीजिए क्या हो रहा है, और वो बताने का काम 2 दिन के अंदर हो सकता है, 3 दिन के अंदर। तो मुझे लगता है ये करना चाहिए। अगर कांग्रेस के लोग सुन सकें, या मैं भी बात करूंगा, या इंडिया ब्लॉक की भी जिम्मेदारी है ये समूचे विपक्ष की है। और अग्रवाल साहब आप जरा पॉइंटेड बनाइए, कुछ एनिमेशन वगैरह बनवाया जाए, ये रिश्ते उधारने जरूरी है जनता के हित में, कांग्रेस करे या ना करे, हम लोग कर देंगे। अग्रवाल साहब के पॉइंट्स हम लोग इंश्योर करेंगे कि विपक्ष तक पहुंच जाए इसको। हाँ, मैं अभी नंबर ले लूंगा अग्रवाल साहब का। नहीं, कबीर साहब बहुत सही बात कह रहे हैं कि देखिए वीपी सिंह बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। उन्होंने वो 64 करोड़ को जो ट्रांसलेट किया, इतने हैंडपंप, इतने स्कूल और ये और वो करके, जो है वो स्कैम तो इतना छोटा था, बना दिया इतना बड़ा। उसी तरह से इनके साथ जो है ये कैसे जनता से एयरपोर्ट की वसूली, टोल की वसूली, बंदरगाह की वसूली, बिजली की वसूली, वो कर करके जो ये छोटा वो करते हैं, और उसको इससे लिंक करके और ये बना दें। देखिए इनके पास आईटी सेल है, वहां पे फुल टाइम लोग लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में कांग्रेस जो है आज बीजेपी से पीछे है ना, आज उनका पूरा टक्कर ले रही है। लेकिन ये हमने इनके 2-3 एक्सपर्ट्स को देखे हैं, बात किए हैं। एक तो वो अजय या क्या नाम है, उनको देखा, उनका इंटरव्यू था कहीं पे, और एक आज हमने स्नेत का इंटरव्यू देखा। नहीं हो रहा है इन लोगों से। जब तक वो शार्पली अगर आप बना देंगे ना, तो तहलका मच जाएगा इस देश। एकदम सही कह रहे हैं कबीर साहब। और 50,000 से ज्यादा खर्च नहीं होगा। समय आप छोड़ दीजिए, हाँ समय तो हम लोग देने को तैयार। देखिए मैं बस ये कहूंगा कि देखिए अगर कोई हत्या हुई होती, रेप हुआ होता, कोई बड़ी घटना हुई होती, पुल गिरा होता, आप जनता देख रही होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स वैसे भी जानते हैं कि इसके अंदर के पेच जनता को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमें बेहतर कम्युनिकेशन चाहिए। बाकी तो जनता बारूद बन चुकी है। उस समय बारूद नहीं रहती थी जब ये सब कांड कर दिए गए, आज तो तबाह हैं लोग। तो आपको बस इतना करने की जरूरत है, हो जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए, अभी तो फिलहाल खबर यही है कि कल पूरे देश में ईडी का घेराव है, लेकिन क्या जनता तक इन सारे इश्यूज को, हिंडनबर्ग की जो टेक्निकलिटीज है, करप्शन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या विपक्ष उसको जनता को समझाने में सफल होता है नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उस चर्चा से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं आज 10 अगस्त को जो रिपोर्ट रिलीज हुई है, और अगर कल 22 अगस्त को 10 दिन बाद अभी ईडी का घेराव हो रहा है, लेकिन इस बीच में विपक्ष ये नहीं समझा पाया कि भाई इस बीच में 10 दिन में उन्होंने क्या क्या ऐसे कदम उठाए जिससे कि अकाउंटेबिलिटी सेबी चीफ की बनती। तो वो सवाल नहीं हमारे सामने आए हैं फिलहाल, लेकिन देखेंगे कि कल क्या कुछ होता है और कौन से नए सवाल निकल कर आते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण अग्रवाल जी, संजय जी, दीपक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।